नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए 10वीं गणित का अध्याय 1 इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने पहली कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो हम लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे, अर्थात इस अध्याय में जो जो बातें हैं वो देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं की अवधारणा सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फिर परमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, और लास्ट में थोड़ा सी समरी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमको यदि इस अध्याय को समझना होना तो हमें संख्याओं के प्रकार समझना बहुत जरूरी है, जिसमें आपने पहले की कक्षाओं में पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या है। वास्तव में ये होती क्या है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या की, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ये शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5, इसमें शून्य शामिल नहीं होता, लेकिन इसके बाद की संख्याओं जो होती है वो लगातार अनंत तक बढ़ती चली जाती हैं। इसके बाद आते हैं वोल नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। इसमें शून्य भी शामिल होता है, 0 1 2 3 और लगातार आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें शून्य सहित प्राकृत संख्या है ये। उसके बाद इंटीजर्स यानी पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये शब्द जो हैं थोड़े से हिंदी में कंफ्यूज कर देते हैं। तो पूर्णांक में सिर्फ शून्य रखेंगे और पूर्ण यानी धनात्मक भी ऋणात्मक भी। तो ये संख्याएं समझते समय हमें ध्यान रखना होगा। जब भी कभी संख्याओं की बात की जाती है तो ये शुरुआत ये पूर्ण संख्याओं से ही होती है आगे की बड़ी कक्षाओं में। तो इस तरह अनंत से लेकर लगातार ये कम होती जाती हैं, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1। अब इस बात से थोड़ा सा आप समझें कि इसके बाद शून्य के बाद 1 2 3 जो आया है ये लगातार बढ़ती हुई है। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याएं, इनका निरपेक्ष मान यदि कम होता जाए तो संख्या बढ़ जाती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा पहले की कक्षाओं की पुस्तकें उठाकर देख लें, इन संख्याओं को रिवाइज कर लें। उसके बाद आती है बारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा इसको पहले देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्ण संख्या है और q बराबर नहीं होगा शून्य के। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्नात्मक रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्पष्ट रूप से लिखा है कि परिमेय संख्या सिर्फ भिन्न को ही परिमेय संख्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। वे संख्या जिन्हें इस रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है, एक शर्त है यहाँ पर, इस तरह के भिन्न के रूप में यदि लिखा जाता है तब इसके हर में शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जो पहली शर्त है p और q की वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होता है। इसका मतलब हुआ कि अंश में शून्य हो सकता है लेकिन हर में कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य को छोड़कर हर होंगे। तो ये ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या की कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं, ये सीधा सीधा परिमेय संख्या के ठीक अपोजिट है। यानी अब जितनी संख्याएं बची है ना, आजकल विज्ञान में जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, जितने भी आविष्कार होते हैं, जितनी भी गणनाएं होती हैं ना, उन सब में जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या के रूप में ही संख्या लिखी जाए, क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसी संख्या होती है जो दशमलव के रूप में लिखी जाती है, घातांकों के रूप में लिखी जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए ऐसी वो सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, उन सबको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब फाइनली हमने ये देखा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो दोनों को हम जोड़ देंगे ना, तो अब दुनिया में कोई भी संख्या ऐसी बची नहीं रहती जो इन दोनों में ना आए। भाई या तो परिमेय संख्या होगी, और यदि वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, दैट्स इट। तो इस तरह इन दोनों संख्याओं को जब मिला दिया जाता है ना, तब ये पूरी की पूरी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, तो जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो हमारी 10th में जो संख्याओं के बारे में जो हम बात करेंगे वो वास्तविक संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे, अर्थात इसमें ऊपर की सारी संख्या शामिल हो जाएंगी। तो चलिए, अब आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्यारे बच्चों, ये वास्तव में एक भाग देने की ही प्रक्रिया है, कोई अलग चीज नहीं है। अब इस चीज को हम जब बुक के लैंग्वेज में लिखे ना तो कुछ ऐसा लिखते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए जिससे भागफल q और शेषफल r बचे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक लिए हमने a और b, और हमको a में b का भाग देना है। तो जब हम कोई भी भाग करते हैं ना तो उसमें भागफल तो आता ही आता है।
तो यहाँ पर भागफल हमने क्यू मान लिया और शेषफल भी बचता है, भले ही वो शून्य क्यों ना हो। तो शेषफल आर बचता है, तो इसको लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ना जब आप बार बार प्रश्न करेंगे ना तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। और एक शर्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य इज लेस देन आर इक्वल देन आर एंड अगेन आर इज लेस देन बी, अर्थात शून्य छोटा या बराबर होगा आर के और आर छोटा होगा बी के। तो यहां पर इस बात को समझना जरूरी है। तो जब भी कभी यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना हो ना तो इतना ही लिखा जाता है जो हमने बॉक्स में यहां पर रखा है। अब देखिए, इसको यदि डिटेल में हमको लिखना हो, यदि प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, जो ए बड़ा होगा बी से, तब ए को बी से विभाजित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जब दो संख्याओं में हम भाग की प्रक्रिया करते हैं ना तो बड़ी संख्या में ही तो छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ए और बी, और यहां पर हमने माना कि ए बड़ा होगा बी से, तब ए में ही तो बी का भाग देंगे ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो कोई भागफल आएगा, निश्चित तौर पर भागफल क्यू आएगा और शेषफल तो और बचेगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। 33 में 7 का भाग देते हैं, तो 33 में जब 7 का भाग देंगे ना तो कैसा होगा, 7 चौ 28 बचा 5। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर, भाज्य, अर्थात जो ये दो संख्या हमने लिए थे इन दोनों में संबंध कैसे होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आपने पहले पढ़ा होगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इस चीज को हम इस रूप में लिखें, भाज्य के स्थान पर हम क्या लिखें, तैतीस बराबर, अब यहां पर 7 और 4, भाजक और भागफल इन दोनों का गुणा कर दें, 7 चौ 28 हो गया, ठीक है, और इसमें नीचे का शेषफल जोड़ दें, 5 हो गया। यानी ये जो हमने भाग किया ना, इसमें जितनी संख्याएं आती है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमें 33 और 7 में संबंध स्थापित कर देना है। और यहाँ पर क्या हुआ, शेषफल कितना बचा, शेषफल यहाँ पर बचा 5। तो ये 5 कैसा है, शून्य से बड़ा है ना, जैसे कि ऊपर यहाँ पर ये प्रमेयिका में था, और ये साथ ही छोटा है किससे, 7 से, यानी भाजक से छोटा है। अब इस चीज को अगर हम देखें कि छोटा क्यों मानते हैं, बराबर क्यों नहीं मानते, तो मान के देखिए आप, यदि कभी कोई प्रश्न भाग का ऐसा हो जिसमें शेषफल 7 बच जाए, तब क्या हम उस भाग को छोड़ देंगे वहीं पे? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं ना। 7 का एक बार फिर भाग चला जाएगा तो भाजक के बराबर तो शेषफल कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो जो शर्त थी ना कि आर छोटा होगा बी से, ये तो अब समझ में आ गया। उसी तरह शून्य से बड़ा होता है आर, यानी जो शेषफल बचता है ये हमेशा शून्य से बड़ा होता है, लेकिन बराबर भी तो होता है। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण मैंने ऊपर लिख दिया, और दूसरा उदाहरण ये देखते हैं। 30 में 6 का भाग देते हैं, 30 में 6 का भाग दिया, कैसा करते हैं हम, 6 5 30, यहाँ पर शेष कितना बचा, शून्य, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, पूरा पूरा भाग चला गया। अब इस चीज को हम कैसा लिखेंगे, 30 बराबर 6 गुणित 5 धन शून्य। तो यहां पर क्या हुआ, शेषफल कितना है, शून्य, ये शून्य के बराबर है, यानी बीच में जो हमने यहां पर लिखा है बीच का शून्य क्या है, शेषफल है। और पहले जो शून्य लिखा है वो क्या है, ये वास्तव में इस प्रश्न में जो शेषफल बचा है वो शून्य है। तो शून्य बराबर आर छोटा होगा 6 से, ये जो भाजक था 6 से छोटा होगा। तो इस तरह यहाँ पर ये जनरलाइज हमने इसकी किया। तो ए बराबर बी क्यू धन आर, तो यहाँ पर आर कैसा है, शून्य के बराबर, लेकिन बी से छोटा है। तो इन दोनों को जब हम एक साथ मिला देंगे शर्तों को, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। कैसे होगा, ए में बी का भाग दिया, भागफल क्यू और शेषफल आर बचा, तो इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। दोनों जो शर्तें आई है ना यहाँ पर, शून्य ये छोटा है, हमने छोटा है का निशान लगा दिया, बराबर है ये बराबर का निशान लगा दिया, फिर आर लिख दिया, फिर छोटा है बी से लिख दिया। तो बस ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में ऐसा नहीं है कि आपका प्रश्न यदि आएगा तो आप ढेर सारे उदाहरण लिख दिए, भाई आपकी मर्जी, लेकिन इतना भर हमें याद रखना है कि ये शर्त कैसी है। दो धनात्मक पूर्णांक हमने कौन से लिए, ए और बी, ठीक। अब और हमें उसमें क्या मानना है, कोई ना कोई एक संख्या बड़ी तो मानना पड़ेगा। तो हमने किसको बड़ा माना, ए को बड़ा माना। तो जब ए को बड़ा माने तो इसमें डिविडेंड क्या होगा, यानी कि भाज्य क्या होगा, बीच जो ये हम भाग देते हैं ना, ये वाला भाज्य होगा ए, और भाग देते हैं वो बी होगा। अब हमें दो नई संख्या आती है ना, यहाँ पर भाग करते हैं तो क्या आता है, भागफल आता है। तो भागफल कितना है, क्यू, और शेषफल कितना है, आर, राइट। तो बस इसी चीज को हमको इस तरह लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं ना, तो ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है इतना भर लिखना पड़ता है। अब ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी,
ये असल में भाग देने की ही प्रक्रिया है, बस इसमें इन शर्तों को व्यवस्थित तरीके से यूक्लिड महोदय ने लिख दिया था, इसलिए ये लीमा बन गया, यानी स्वयं सिद्ध कथन। इसको ज़्यादा कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ पर प्रूफ तो लिख दिया है, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इसका इस्तेमाल अन्य दूसरी जगह पे कई स्थानों पर होता है। चूंकि हम बड़ी क्लास में जा रहे हैं, इसलिए अब छोटी छोटी प्रक्रिया को हम और शॉर्ट करते जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।